Good morning student, welcome back to the class. Today we will study about the globe. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्लोब क्या होता है. इट इज़ अ मिनिएचर ऑफ द अर्थ और हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ा था. इसके अलावा द हेमिस्फेयर्स पढ़े थे. ठीक है ना. तो मैं आपको एक काम करती हूँ, एक तो ग्लोब दिखाऊंगी, ठीक है, और एक मैं आपको एक डायग्राम भी बनाती जाती हूँ साथ में, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि बुक पर अगर हम किसी चीज़ को शो करेंगे या कॉपी में शो करेंगे तो कैसे करेंगे. ठीक है. बहुत ही बुरा सा एक सर्कल बन रहा है जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, बट इट्स ओके, समझ तो आपको आ ही जाना है. ये इतना ठीक है ना. तो अभी हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसमें एक इक्वेटर की हमने बात की थी, इसकी टेढ़ी एक्सिस की बात की थी, है ना, रिवॉल्यूशन और रोटेशन की बात की थी. ओके. अब मैं आपको बताऊंगी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं. एक्चुअली हेमिस्फीयर समझ में आ गया था आपको. अब इन्होंने कहा कि अर्थ के ऊपर कोई भी प्लेस अगर हमें लोकेट करनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें इस साइंटिस्ट ने इसको पूरे अर्थ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया. कैसे? अब उन्होंने क्या किया, जो ये अपनी इक्वेटर थी, ठीक है ना, ये जो पूरा सर्कल था, इसके पैरेलल और सर्कल्स बना दिए. ठीक है. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहले यहाँ बनाया एक पूरा सर्कल, फिर यहाँ से शुरू करके एक सर्कल बनाया, फिर एक पूरा सर्कल यहाँ बनाया. तो इन दो सर्कल्स के बीच में जो लेंथ थी ना वो सेम रखी. ठीक. लेकिन जब ये पोल की बात आई तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गया डिस्टेंस, क्योंकि ये फ्लैट होता है ना यहाँ पे, इसीलिए तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा आ गया. बाकी इधर 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 जितने भी लैटिट्यूड्स बनाए गए वो सब के सब एक दूसरे के पैरेलल हुए, और दूसरी बात उनकी डिस्टेंस भी सेम हुई. अब तुम ज़रा ध्यान से सोच के देखो कि आपने इक्वेटर देखा था, इक्वेटर हमने वैसे देखा था तो एक सर्कल था. ठीक है. अब उसी सर्कल के पैरेलल 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 मतलब क्या होता है, जो कि हम जैसे मान लीजिए मैंने एक ये लाइन खींची और उसके एकदम सेम इसकी यहाँ लाइन खींची, ये कहीं भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो ये सारी की सारी लाइंस कैसी कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी. ठीक है. जो एक दूसरे के साथ चलती हैं पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं कभी भी. तो चाहे सर्कल हो चाहे लाइंस हो. अब मान लीजिए मैं ऐसे सर्कल बनाऊं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के पैर, तो फिर मैं क्या करूंगी, एक सर्कल इधर बना दिया, एक सर्कल इधर बना दिया, एक सर्कल इधर, तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे. वो आपको बोर्ड पे नहीं समझ में आएगा, ये बोर्ड पे तो कॉन्सेंट्रिक लगेंगे, लेकिन वो छोड़ो. अभी आपको सिर्फ इतना समझ लो कि यहाँ पे जो इक्वेटर जैसी लाइन खींची है ना, उसके पैरेलल ऐसे ऐसे और सर्कल्स बना दिए. तो ये जो कहलाएंगे वो क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड्स. ठीक है. अब इनकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में वो भी सेम रहती है, लेकिन बस ये जो लैटिट्यूड और यहाँ पर जो डिफरेंस है इस पर वो ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्लैट है तो यहाँ से यहाँ तक जो पोल्स के पास जो लैटिट्यूड है वो ज़्यादा डिस्टेंस का है. ठीक है. इनको हम लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं. दोनों में से कुछ भी कह लो आप. ठीक है. या तो हम इनको लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं या हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कह सकते हैं. PARALLEL. ठीक. अब ये कह रहे हैं कि इक्वेटर इज द मेजर्ड इन एंगल्स. अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस यूजिंग नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. अब क्या है, हमने क्या देखा था कि इक्वेटर जो है उसके नॉर्थ की तरफ है, उसके ऊपर की तरफ एक हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर ले लिया था, एक हमने सदर्न SOUT है, जिसको हम साउथ का है लेकिन उसको सदर्न बोला जाता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर ले लिया था, और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ले लिया था. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये वाला पार्ट हो गया और सदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर का नीचे वाला पार्ट हो गया. ठीक है. अब इसमें कोई भी चीज़ हो, कोई भी अगर कोई भी प्लेस है उसको हमें लोकेट करना है, तो हम इन लैटिट्यूड्स के भरोसे पे, इन लैटिट्यूड्स के हेल्प से हम इसको लोकेट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हर लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है. 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है हर लैटिट्यूड के बीच में. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक एक खिंचा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक. आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको दिखाई देगा. ठीक है. फिर ये कह रहे हैं कि
द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ फॉलोड बाय एन ऑफ एस सिंबल। एन सिंबल जो होगा वो नॉर्दर्न सेमी हेमिस्फीयर के लिए यूज़ होगा और एस सिंबल जो होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए यूज़ होगा। एन जो होगा वो हमें कोई भी प्लेस, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर प्लेस किसी प्लेस के बारे में हमें पता करना है और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हम क्या करेंगे, उसको एन करके डिनोट करेंगे। और अगर वो साउदर्न मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में है तो हम उसको कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसको मतलब लगाएंगे। दूसरी बात, जहाँ पर भी कोई ये प्लेस है तो हम उसको डिग्रीज में मेज़र करते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस है इक्वेटर से, कितने डिस्टेंस पे कोई भी प्लेस है। अगर मान लो हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो इक्वेटर से कितनी दूरी पे आता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, हम उसको किलोमीटर में नहीं देखते हैं जनरली, हम उसको डिग्रीज में देखते हैं, डिग्रीज और मिनट। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा इस पर समझा देती हूँ एक बारी, कि जैसे कि मान लीजिए ये इक्वेटर है ना, ये हमने नॉर्थ पोल मान लिया है, ये साउथ पोल मान लिया है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, ठीक है, और ये क्या था हमारा सदर्न, SOUTHERN सदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब जैसे जो सर्कल होंगे वो मैं अगर ऐसे बनाऊंगी तो हमें किताब में कैसे दिखाई देंगे, वो ऐसे सिंपल लाइंस दिखाई देंगी। ये आपको कुछ लाइंस इधर दिखाई देंगी और कुछ लाइंस आपको सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देंगी। तो मान लीजिए ये हमारी इक्वेटर है, ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो हर लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 111 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा चपटा हो जाता है, यहाँ पर भी चपटा हो जाता है, तो ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मोर, ऐसे लिख देती हूँ मैं, आपको समझ में आए, जिससे कि ये मोर है थोड़ा सा, किससे, 11 km से 11 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरी बात, बाकी सारे डिस्टेंसेज हैं वो सेम है, यहाँ से ये वाले यहाँ तक सेम डिस्टेंस है, बस ये मोर है और ये मोर है। क्यों? क्योंकि ये चपटे हैं तो यहाँ का डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, और ये जो सारी की सारी लाइन्स है ये क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं। ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि इस इक्वेटर से अगर मुझे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं पर भी कोई चीज़ को अगर देखना है, किसी मान लीजिए कोई अपना अर्थ इक्वेटर है ये, और इससे मान लीजिए हमें यहाँ पर किसी प्लेस को लोकेट करना है, किसी जगह को लोकेट है, मान लीजिए सपोज़ हम कर रहे हैं कि इंडिया है, मान लो यहाँ पे, सपोज़ करो मान लीजिए इंडिया है यहाँ पे, तो हम उसका जो डिस्टेंस नापते हैं यहाँ से यहाँ तक, वो हम किस में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं, DEGREE। ठीक है, और सभी जगह सारे लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में नापते हैं। तो हम इक्वेटर से शुरू करते हैं, तो इक्वेटर को हमने कितना माना है, 0 डिग्री माना है। ठीक, अब 0 डिग्री से चालू करके हम नापते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। अब देखो कैसे नापा जाता है, ये भी समझ लो। अब मैं आपको ये सब समझ आ गया तो मैं आपको डिग्री में नापते कैसे हैं वो समझाती हूँ। ध्यान से सुनना और ध्यान से वीडियो देखना, भला ही 2 बार देख लेना, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये हमारी इक्वेटर है और इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। ठीक, अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी कि मान लीजिए मुझे इसका पूरा एक चक्कर लगाना पड़ जाए। ठीक है, मान लीजिए मैं अपना इक्वेटर से शुरू करूं, यहाँ से शुरू करूं बीचों बीच से, और मैं पूरा इक्वेटर का सेंटर मान लो मैं ये ले लेती हूँ या यहाँ ले लेती हूँ, और पूरा यहाँ से करके घूम कर आना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से करा, इक्वेटर से शुरू करके मैं वापस इक्वेटर पे आना चाहूँगी तो मुझे यहाँ से पूरा ऐसा चक्कर लगा के आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ पर पूरा सर्कल जो होगा वो 360 डिग्री बनाता है। इतना आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर सर्कल है और मैं उसको इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से शुरुआत करी तो यहाँ पर तो हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, मैं इसको अगर 0 डिग्री मानती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट
यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से और यहाँ, तो ये टोटल मिला के जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब 360 को आप 4 पार्ट्स में बांटो, एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये 90 डिग्री हुआ, फिर ये 180 डिग्री हुआ, फिर ये कितना हुआ 90, 80 और इसको मिला दो और फिर ये वापस 0। तो ये जो 0 डिग्री जो होता है उसी को हम 360 डिग्री भी कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर वापस आते आते हम 360 पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर से चलना शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त मैंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब वापस यहाँ पर आए तो ये वापस 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री वापस यहाँ पर हो गया, तो 80 और 90 डिग्री कितना होता है 270। ठीक है, और वापस एक 90 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 360। यानी कि ये जो पूरा एंगल होता है वो कितने का बनता है 360 बनता है। हम किसी सर्कल को अगर चक्कर लगा देते हैं तो हम 360 डिग्री के एंगल पर घूम जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मैथ्स में शायद आपने पढ़ा भी होगा या पढ़ोगे आगे, तो आपको पता होगा कि अगर कोई हम सर्कल की बात करते हैं, हम जहाँ से शुरू किए थे अगर हम वहीं पर वापस आते हैं तो हमने कितनी डिग्री का पूरा सर्कल पूरा किया होता है 360 डिग्री का, सॉरी। ठीक है ना, तो ये तरीका, इसी तरीके से अब ये स्फीयर है हमारा। ठीक, तो जब हम इस सर्कल की बात करते हैं तो हम अगर मान लो यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री होगी वो कितनी डिग्री होगी 90। तो यानी कि अगर इक्वेटर पे मैं 0 डिग्री मान रही हूँ तो यहाँ से मैं चलना शुरू कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री पे हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ वापस आती हूँ इक्वेटर के जस्ट अपोजिट साइड में, तो ये 180 डिग्री होगा, और मैं वापस इधर जाऊँगी तो ये भी 270 डिग्री होगा। ठीक है, अब वापस इधर जाती हूँ मैं यहाँ, तो फिर ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात और समझ लो कि मान लीजिए मैं इक्वेटर से यहाँ से यहाँ तक नापूं, मान लो, तो ये कितना डिग्री बन रहा है मेरा 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि चाहे मैं यहाँ से चलूँ यहाँ तक तो 90 डिग्री बनेगा। अब बोर्ड पे देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम ये तो 90 डिग्री है, पर ये कितना, ये तो इस डिस्टेंस कम है। लेकिन आप बोर्ड पे मत देखो, आप इस पे देखो। मान लीजिए अभी मैं कह रही हूँ कि मैं इक्वेटर यहाँ से यहाँ तक चलती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इक्वेटर पे कहीं से कहीं तक भी चलूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो भी 90 डिग्री बनेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो भी 90 डिग्री बनेगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो भी 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि एक स्फीयर है, ये बॉल जैसी है। अभी बोर्ड पे तो मैं बॉल जैसी नहीं दिखा सकती, बोर्ड पे तो मैं आपको सर्कल जैसा दिखा रही हूँ, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ का डिस्टेंस डिफरेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है अलग है, और यहाँ का डिस्टेंस अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इस इक्वेटर से भले यहाँ से यहाँ तक चलें तो भी 90 डिग्री है, अगर इस इक्वेटर के इस साइड से यहाँ तक चलें तो भी 90 डिग्री है, अगर यहाँ से यहाँ तक चलें तो भी 90 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक चलें तो भी 90 डिग्री है। मतलब अगर हम इक्वेटर से पोल पर जाने की बात करते हैं, चाहे कहीं से भी, चाहे साउथ में जाए चाहे नॉर्थ में जाए, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, चाहे यहाँ से नीचे जाए और यहाँ से भी नीचे जाए, तो अगर आप देख रहे हो आप इक्वेटर पे हो अगर कहीं पर भी, और आप या तो नॉर्थ पोल पे जाओ और या तो साउथ पोल पे जाओ, आपको 90 डिग्री की डिस्टेंस पार करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम डिग्री में नापते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब इस तरीके से अगर आपको समझ में आ गया है तो चाहे मैं यहाँ से जाऊँ तो भी ऐसे घूम कर जाना पड़ेगा, यहाँ से जाऊँगी और इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस होगा वो 90 डिग्री माना जाएगा। इधर से इधर तक अगर मैं साउथ पोल पे जाना चाहूँ तो वो भी 90 डिग्री माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इक्वेटर से कहीं भी डायरेक्शन से दोनों में से किसी भी पोल पर जाना चाहूँ तो नॉर्थ पोल पर भी 90 डिग्री होगा और साउथ पोल पर भी 90 डिग्री होगा। यानी कि कहने का मतलब मैं अपने पोल्स को 90 डिग्री मान सकती हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आना बहुत 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 ज़रूरी है। तो मैंने क्या देख लिया कि जो इक्वेटर है वो तो हो गई 0 डिग्री, और जो पोल्स हो गए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए भाई, अब मान लीजिए कि आपको 45 डिग्री तो जस्ट इसका जो बीचों बीच होगा
वो 45 डिग्री के करीब होगा। ठीक, अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा और इधर चली जाती हूँ तो ये इसके आगे आधा हो जाएगा, 22.5 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये तो पूरा 90 डिग्री है ही सही। अब इसको इधर अगर हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अच्छा, और देखो एक और बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ चल रहे हैं, हम ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा यहाँ पे एन 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 लिखते जाएंगे। 90 डिग्री एन मतलब 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, 45 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लैटिट्यूड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये सब लैटिट्यूड्स हैं। अब हमारा जो इंडिया आता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 82 डिग्री के करीब आता है, 82.5 समथिंग ऐसा आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इधर यहाँ जाकर कहीं आएगा इंडिया, इतना ऊपर, क्योंकि 45 से भी ऊपर और इधर कहीं आता है इंडिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई भी जगह लोकेट करनी है, मान लीजिए कोई जगह यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अब हम इसका मेज़र करेंगे और ये कहीं ना कहीं 45 के भी ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर लगभग हो जाएगा अपना 55, 65, 75, 85, 95, 45 का अगर थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि 67, 68 अगर हम डिग्री मान लेते हैं नॉर्थ, तो ये इधर कहीं आएगा। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया कि कोई भी चीज़ अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में प्रेजेंट है तो हम उसे कैसे डिग्रीज में नापते हैं, क्यों नापते हैं, इसको हमने 90 डिग्री क्यों माना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इक्वेटर को हमने 0 डिग्री क्यों माना और इसको 90 डिग्री क्यों माना, ये समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो ये जो मैंने आपको समझाया वो ही किताब में लिखा हुआ है। अब ये जो पैरेललाइज लैटिट्यूड समझ में आ गए, एन या एस। अब मान लीजिए इसी तरीके से मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर भी लैटिट्यूड्स बने हुए हैं ढेर सारे, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर मान लो मैं ये 45 मान के चलती तो ये 45 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है, ये 22.5 डिग्री साउथ हो गया। यहाँ पर अगर मैं आऊँगी तो इट इज़ नियर अबाउट 80 डिग्री साउथ हो गया और ये 90 डिग्री साउथ है ही सही। तो इस तरीके से हम डिग्रीज मानते हैं, ठीक। अब ये कह रहे हैं सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4, तो ये 90 डिग्री आपको समझ में आ गया। देयर आर 181 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, 90 डिग्री इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, 90 इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये समझ लो कि ये लैटिट्यूड जो बनाए हैं हमने, ठीक है, ये जो लैटिट्यूड जा रहे हैं ये टोटल मिला के 181 लैटिट्यूड से हमारे पूरे ग्लोब के ऊपर, ठीक है, हमारे पूरे ग्लोब के ऊपर इस तरीके के 181 लैटिट्यूड्स बने हुए हैं। 90 इस तरफ बने हैं, 90 इस तरफ बने हैं, 180 हो गए और एक इक्वेटर, तो टोटल मिला के 181 लैटिट्यूड्स। पैरेलल लाइंस जो है हमारे पास, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं टोटल मिला के 181, ठीक है। तो द टोटल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है 181। तो इसमें से 90 लैटिट्यूड जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 90 लैटिट्यूड जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है और एक जो है हमारा वो इक्वेटर है। तो इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं 181 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो फिर ये कह रहे हैं कि ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज अ सर्कल एंड दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये अपन को समझ में आएगा, हमने पहले ही पढ़ लिया कि अगर हम ऐसे एक इक्वेटर बना सकते हैं, इमेजिनरी लाइंस है, उसके पैरेलल अगर हम कुछ बनाएंगे तो वो भी तो एक सर्कल होगा। फिर एक और हमने सर्कल बना दिया, फिर एक और हमने सर्कल बना दिया, फिर एक और सर्कल बना दिया, और ये सारे सर्कल एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से बनाए गए हैं कि बिल्कुल पैरेलल आए, इनकी लाइंस जो वो एक दूसरे से मिक्स ना हो। फिर ये कह रहे हैं लैटिट्यूड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। अब सोच के देखो, बीच में ये जो बॉल है वो बीच में इतनी मोटी है और यहाँ पर ये इतनी मोटी है कि
मैं ऐसे हाथ से पकड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन इधर आई तो थोड़ा सा कम हुआ, इधर आई थोड़ा सा कम हुआ, इधर आई थोड़ा सा कम हुआ, और यहाँ तो मैं ऐसे कर ही सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये जो सर्कल बनेगा इक्वेटर वाला वो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, फिर थोड़ा सा कम बनेगा, फिर थोड़ा सा छोटा बनेगा, फिर थोड़ा सा छोटा बनेगा। मतलब क्या है, जब ये ऐसी बॉल है बीच में से तो मोटी है ये, है ना, इतना इसका मोटा पेट है, और यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर जाते जाते पतली है, तो यहाँ पर इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी, अब तो मेरे हाथ में भी नहीं आ रही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इधर पर इतनी सी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी, फिर इतनी। तो कहने का मतलब जो सबसे बड़ा सर्कल होगा वो इक्वेटर का सर्कल बनेगा, और आप जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ते जाओगे आपके सर्कल्स छोटे होते जाएंगे, लेकिन वो होंगे पैरेलल ही, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, और इनकी सबके बीच की जो दूरी है वो भी सेम रहेगी 111 किलोमीटर, लेकिन इनका जो साइज़ है सर्कल का वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि बीच में इतना मोटा पेट है इसका, तो ये बड़ा सर्कल बनेगा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा। तो एक दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि जो सर्कल है वो उनका जो साइज़ है वो डिफरेंट है, वो एक जैसे साइज़ के नहीं है, एक जैसे लेंथ के नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑलवेज इक्वल एक्सेप्ट द पोल्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हैं। ये बात जो मैंने बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये बात आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि जो लॉन्गेस्ट सर्कल होगा वो इक्वेटर होगा, और उसके बाद जितने भी सर्कल्स हम होते जाएंगे वो धीरे धीरे जैसे जैसे पोल्स पे आते जाओगे वो छोटे होते जाएंगे। ठीक है, ये सबसे छोटा सर्कल, इतना सा सर्कल, क्योंकि पोल पर तो इतनी सी जगह है। ठीक है, अब मेन जो है वो लैटिट्यूड्स हैं कौन कौन से, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये रही हमारी अर्थ, ये रही हमारी इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, जो मेन है वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अब ये ऐसे बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि एक सर्कल जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, अब बोर्ड पे तो 2 डायमेंशन है तो ऐसे तो दिखा नहीं पाएंगे ज़्यादा। ये देखो, अब वैसे इसको सीधी लाइनों से भी दिखाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए मैं ऐसे बनाऊं अर्थ को, और मैं सिंपल ऐसा बना दूं, एक यहाँ, एक यहाँ, ये इक्वेटर है, ये आपका एक और बन गया और ये एक और बन गया, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अभी इक्वल लेंथ के नहीं बन रहे हैं मुझसे, वो आप बनाते रहना आराम से। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो ये नॉर्थ पोल से अगर हम शुरू करते हैं तो दिस इज़ द पोल। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो पोल। अब ये जो होता है वो कहलाता है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो इट इज़ ARCTIC, आर्कटिक सर्कल। अब पोल्स पे देखते हो ना कितनी ठंड पड़ती है, और ये कितनी दूरी पे है आपको मालूम है, इट इज़ 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया 166 1/2 मतलब 66.5 डिग्री पे है। तो अगर हम इसको पूरा 90 डिग्री मानते हैं तो ये लगभग इतना 66 1/2 आ जाता है। अभी मैंने आपको पिछले डायग्राम में लगभग यहाँ पे 67 ही बताया था, तो इसके आसपास है। तो ये जो चीज़ है वो हमारे को इक्वेटर से यहाँ मैं 90 डिग्री लिख देती हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री लिख देती हूँ, आपको अच्छे से पता है। तो ये होता है हमारा जो आर्कटिक सर्कल आता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए एन लिख दिया, क्योंकि हम इस डिस्टेंस को डिग्री में नापते हैं इसीलिए। तो कहने का मतलब कि जो आर्कटिक सर्कल है वो इक्वेटर से जब आप चलते हो तो आपको 66 1/2 डिग्री पर डिस्टेंस मिलता है इसका। ठीक है ना, यहाँ तक पहुँचने में आपको आर्कटिक मिलेगा। दूसरा जो माना जाता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, ये है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और जब हम इक्वेटर से चलते हैं तो ये लगभग 23 डिग्री के थोड़ा सा आगे जाकर मिलता है। तो मैं इसको ऐसे बनाना चाहिए था अच्छे से,
तो ये आ जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बड़े मेन लैटिट्यूड्स हैं। और सादर्न हेमिस्फीयर में अब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। ये जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जो सर्कल है वो आता है इस पे वही 66.1/2 डिग्री साउथ, ये अंटार्कटिका सर्कल आता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो आता है यूनिकॉर्न का भाई कैप्रिकॉर्न, है ना, तो ये आता है 23.1/2 डिग्री साउथ में। तो ये जो है वो मेन लैटिट्यूड्स है। अब इनका ऐसा क्यों नाम पड़ा, इसका क्या मतलब है, ये सब आप आगे कभी पढ़ लेना। अभी आपको मैं एक छोटा सा जानकारी दे देती हूँ। अब आपको सबको पता है कि जो ये पोल्स होते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, इसमें भयंकर वाली ठंड होती है। तो ये तो फ्रॉस्ट एरियाज़ है, पूरी जमी रहती है आइस के भरी। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो पूरा एरिया है ना, वो यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो भी देश अगर इक्वेटर पे पड़ते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ तो होती है बहुत गर्मी। जो स्पेस या जो जगह जो प्लेसेस पोल्स के पास होती हैं वहाँ पे होती है ठंड। और जो इस एरिया में पाए जाते हैं देश, इस एरिया में पाए जाते हैं, उनमें बड़ा अच्छा मौसम होता है। तो हमारा देश जो है, हमारा जो इंडिया है, उसका सबसे नीचे का पार्ट जो आप ऐसे देखते हो ना, इंडिया का नीचे वाला पार्ट, ये कन्याकुमारी या पता नहीं कौन सा, तो ये 82.1/2 डिग्री पे आता है शायद। तो आप सोच सकते हो कि हमारा तो काफ़ी इस तरफ पड़ता है। तो इक्वेटर से अगर हम नापते हैं तो हमारा देश जो है वो यहाँ कहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पड़ता है तो हमारे पास इसीलिए बड़ा अच्छा मौसम रहता है। यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं पड़ती। सोचो जो सबसे ज़्यादा नीचे वाला पार्ट है वो भी इतना ऊपर है, तो इक्वेटर से तो बहुत आगे है। तो इक्वेटर के पास होने से तो मतलब अपना जो इंडिया है वो तो इक्वेटर से काफ़ी दूर है। नहीं, इधर तो नहीं पड़ता, 82 तो नहीं, 32 हो सकता है, देखकर बताऊंगी, मुझे कभी कंफर्म या समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो। तो अभी आप फिलहाल इतना समझ लो कि जो भी देश या जो भी प्लेसेस हैं अपने वर्ल्ड की, अगर वो पोल्स के पास होती हैं तो यहाँ पर फ्रॉस्टी एरिया होता है, आइसी एरिया होता है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर मौसम अच्छा रहता है। और यहाँ पर इक्वेटर के पास या इक्वेटर पर जितनी भी जगह पाई जाएंगी वहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा सन होता है ना, उसकी जो रेज आती हैं वो यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, एकदम इस एरिया में सीधी रेज पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होती है गर्मी क्योंकि ये स्ट्रेट आती हैं, स्ट्रेट रेज पड़ती हैं, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इधर तक जाते जाते थोड़ी सी स्लैंटेड हो जाती हैं, दिख रही है आपको? यहाँ पर देखो मुड़ गई ना, तिरछी हो गई, तो इसीलिए इनको कहते हैं स्लैंटेड रेज होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी कम पड़ती है। और यहाँ पर तो पहुँचती ही नहीं है ज़्यादातर रेज, और इधर पे इसीलिए सूरज बहुत कम दिखाई देता है। इसी तरीके से यहाँ पहुँचने में भी इनको बड़ा टफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोल्स होते हैं, यहाँ पर सन रेज जो होती हैं वो वेरी स्लैंटेड होती हैं, वेरी स्लैंटेड होती हैं, इसीलिए बहुत कम धूप आती है और साल भर में बहुत ही कम, ज़्यादातर तो धूप आती ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो अब आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो वापस से पूछ लेना, मैं वापस वीडियो बना दूँगी, बट आई थिंक समझ आ जाएंगी क्योंकि हमने इसको ग्लोब की मदद से सीखा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। हर बार इक्वेटर से पोल की तरफ चलना, चाहे यहाँ से चलो, चाहे यहाँ से चलो, चाहे यहाँ से चलो या यहाँ से चलो, 90 डिग्री ही है। चाहे साउथ पोल की तरफ चल लो, इधर चल लो, लेकिन अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जब भी कभी जाओगे तो यू हैव टू ट्रेवल 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का ही ये डिस्टेंस आता है, और ये जो डिस्टेंस है सभी लैटिट्यूड्स के बीच वो सेम है, 111 किलोमीटर के हैं, लेकिन फ्लैट होने के कारण पोल्स पर ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा जितने भी ये सर्कल्स हैं सब एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, और जो इक्वेटर वाला सर्कल है वो सबसे बड़ा सर्कल होगा क्योंकि अर्थ हमारी बीच में से सबसे मोटी है, और यहाँ आके बॉल की तरह इसी
इसीलिए सबसे छोटी है। तो बीच में से मोटी, ऊपर नीचे से छोटी, तो इसीलिए बीच का सर्कल सबसे बड़ा और धीरे धीरे करके सर्कल छोटे और ऊपर और नीचे का सर्कल सबसे छोटा। ठीक है, तो मेन जो लैटिट्यूड्स है वो आपको समझ में आ गए। ओके, अब हम आते हैं हीट जोन ऑफ अर्थ। अच्छा, एक और बात देखना, ये जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो होती है ना, ये बड़ी टॉरिड जोन कहलाती है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है सारा, ठीक, ये देखो यहाँ तक तो रेज पूरी की पूरी इस एरिया में जो रेज आएंगी वो बड़ी तेज आती हैं, तो ये जो कहलाता है वो टॉरिड जोन कहलाता है, TORRIDZON। और ये जो यहाँ पर से लेके पूरा यहाँ तक है ना, इधर तो पड़ती है भयंकर गर्मी, और ये जो पूरा पार्ट होता है ये और ये कहलाता है टेम्परेट जोन। तो हम अगर ये बात करते हैं, अब अगर हम हीट जोन की बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ी सी बड़ी हो जाती है वीडियो तो घबराना मत, चलता है, अभी आप बड़े बच्चे बन गए हो। ठीक है ना, तो ये जो पूरी जोन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, तो यहाँ पर तो होती है गर्मी, क्योंकि हीट ज़्यादा होती है और बहुत गर्मी होती है, क्योंकि सन की जो रेज है वो सीधी आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिका तक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक तक, ये जो होते हैं ना वो कहलाते हैं टेम्परेट, PERATE, टेम्परेट जोन्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? टेम्परेट जोन। यहाँ पर मौसम अच्छा रहता है क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो ऐसे तिरछी आती है। ठीक है, यहाँ पर भी तिरछी रेज पहुँचेंगी। और जो आर्कटिक और ये साउथ का जो अंटार्कटिका से लेके साउथ पोल तक का और आर्कटिक से लेके नॉर्थ पोल तक का ये जो एरिया होता है, ठीक है ना, ये फ्रॉस्ट जोन कहलाता है या फ्रिजिड जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये फ्रिजिड, FRIGID, फ्रिजिड जोन। यहाँ पर तो बर्फ़ जमी रहती है, सब फ्रीज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सनरेज पहुँच ही नहीं पाती हैं, अगर पहुँचती हैं तो बिल्कुल थोड़ी बहुत पहुँचती हैं। सो दीज आर द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। यहाँ तक सारा पढ़ाई करके रखो, एक बार अगर पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड टुमारो वी विल गो फॉर द लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो कल तक के लिए आपका सभी का बड़ा धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए। हम कल मिलेंगे। बाय बाय।